वेलकम गाइस। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ अ लेंस। लेंस के पावर के बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ मिरर के पावर को भी देखेंगे और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे लेंस के लिए। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे न्यूटन फार्मूला, न्यूटन्स का जो फार्मूला है लेंस के लिए उसको भी देखेंगे और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज भी देखेंगे लेंस के कंडीशन में। सिंपल सा चीज़ है, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और हाँ, सबसे आखिरी में एक बहुत ही बेहतरीन सा लाजवाब सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, जिसको करने के बाद आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले कि पावर ऑफ अ लेंस, यानी कि लेंस का जो पावर है ये आखिर होता क्या है, ठीक है। तो कोई भी लेंस हम लोगों ने देखा है, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग लेंस मेकर फार्मूला किए थे ना, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखे थे, क्या कि उसको पानी में लेंस को डिबाते हैं तो क्या होता है, सब सारा चीज़। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि लेंस से होकर के जब भी लाइट गुजरता है तो लाइट मुड़ता है ना। लेंस से जब भी कोई लाइट गुजरता है तो वो क्या होता है, मुड़ता है ना। तो ध्यान रखना है, कोई भी लेंस किसी इंसिडेंट लाइट को मोड़ने का जितना ज़्यादा क्षमता रखता है उसी को पावर कहते हैं ना। किसी भी लाइट को मोड़ने का जो क्षमता होता है ना लेंस का, उसी को क्या कहते हैं, पावर। ये मोड़ने का टेंडेंसी, इसी को क्या कहते हैं, पावर। कोई लेंस ज़्यादा मोड़ने का क्षमता रखता है, कोई लेंस कम मोड़ने का क्षमता रखता है। तो जो कम मोड़ने का क्षमता रखेगा उसका कहेंगे पावर कम है, जो ज़्यादा मोड़ने का क्षमता रखेगा कहेंगे पावर ज़्यादा है। जो भी हम पढ़ाएंगे उसका बेस्ट PDF नोट्स आपको हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbyamanwar.com वहाँ से मिल जाएगा। 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, क्लास 12 रे ऑप्टिक्स, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। www.physicsbyamanwar.com यहाँ से लेना है, ठीक है। चलो समझते हैं, हम समझा देंगे, यहाँ से नोट्स वहीं से ले लेना है और वहीं से कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो टेंडेंसी टू बेंड द लाइट ना, लाइट को बेंड करने का यानी कि मोड़ने का जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग पावर कहते हैं। अब आप देखिए पावर का फॉर्मूला जो है उसको हम निकाल करके दिखाते हैं। पावर बराबर होता है 1/, फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ को मीटर में रखना है, लेकिन हम इसको करके भी दिखा देते हैं आपको कैसे हुआ, ठीक है। NCERT में इसको डिफाइन किया गया है, निकाल करके दिखाया गया, तो हम आपको दिखाना जरूरी है। मान लिया जाए ये कोई लाइट आ रहा है, ठीक है, आने के बाद ये यहाँ से मुड़ा और आकर के यहाँ पे गिर गया, ये मेरा क्या है, फोकस है। तो लाइट देखिए, तो अगर ये लेंस नहीं होता तो लाइट बिल्कुल सीधा निकल जाता। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट जो है सीधे जाने के बजाय यहाँ से होके मुड़ गया। तो लाइट ऐसे जा रहा था, फिर इतना सा मुड़ गया। तो कितना एंगल से मुड़ा भाई, थीटा एंगल से मुड़ गया, यानी कि थीटा एंगल से डेविएट हो गया ना। तो जितना एंगल से डेविएट होता है वही दिखलाता है मेरा क्या, पावर। पावर को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा एंगल से मुड़ेगा ना, उतना जल्दी प्रिंसिपल एक्सेस पे आके गिर जाएगा। अच्छा, ये थीटा है तो ये 2 लाइन पैरेलल है भैया, तो ये थीटा, तो ये भी अपन का हो गया क्या, थीटा, है ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये ऑप्टिकल सेंटर है, पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये हाइट है इसको हम लोग क्या, h बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो आप इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हो, छोटा सा ट्रायंगल में देख सकते हो, tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर ये h बटे यहाँ से यहाँ तक मेरा फोकल लेंथ होता है ना। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, यानी कि h बाय फोकल लेंथ। तो जानते हो पावर को ना एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि टेंजेंट ऑफ tan ऑफ क्या, ये थीटा, जितना एंगल से डेविएट हो रहा लाइट उस एंगल का tan ले लेंगे अगर, यानी कि tan थीटा ले लेंगे, वो एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा जो होगा उसी को हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है। बशर्ते लाइट यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट हाइट पर आ रही होगी, यानी कि यूनिट का मतलब 1, h का मान क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ से 1 यानी कि यूनिट हाइट पर जो लाइट आ रही है, तो वो जब डेविएट होती है तो जितना एंगल से डेविएट होती है उसका tan अगर लेते हैं तो उसको हम लोग पावर कहते हैं। तो ये जो है इसका tan थीटा बताएगा ना भाई कि हाँ कितना का झुकाव दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो tan थीटा है ना, छोटे एंगल के लिए tan थीटा को हम लोग चाहें तो थीटा भी बोल सकते हैं। छोटे एंगल के लिए tan थीटा को क्या बोल सकते हैं, थीटा बराबर h/f। और यही जो थीटा एंगल है यही हमको क्या शो करता है, रिप्रेजेंट करता है पावर। किसी लेंस का पावर जितना ज़्यादा होगा
उतना ज़्यादा एंगल से ये मुड़ेगा, डेविएट होगा। नहीं, जिसका पावर ज़्यादा वो लेंस उस क्या करेगा, रे को उतना ज़्यादा मुड़ेगा। तो यही हमको पावर दिखलाता है। अच्छा याद रहे पावर, सॉरी यहाँ पे एफ होगा, है ना। अच्छा चलिए ठीक है। और टेन थीटा इसका जो लेना था, तो ये एच का मान क्या होना चाहिए, 1, यहाँ से यूनिट हाइट पर। तो एच का मान हम लोग यदि क्या कर देते हैं, 1 रख देते हैं, तो थीटा बराबर 1/f, और यही थीटा मेरा क्या कहलाना है, पावर। पावर बराबर 1 फोकल लेंथ, ठीक है, यूनिट हाइट पे, यानी कि 1। फोकल लेंथ सब वैसे रह गया, और जितना एंगल से मुड़ता है वही एंगल हमको किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। तो किसी लेंस का पावर जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा एंगल से मुड़ेगा। तो पावर बराबर फार्मूला आ गया मेरा क्या, 1/फोकल लेंथ। याद रखना है फोकल लेंथ जो है इसको हमको मीटर में ही रखना है। क्या चीज़ में रखना है, मीटर में। सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके तब यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ मेरा कैसा हो जाएगा, निगेटिव, तो पावर भी निगेटिव। तो यानी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका पावर मेरा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है। और अगर कॉनकेव लेंस है तो उसका पावर मेरा कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ उसमें निगेटिव होता है ना। और फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में रखना है। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो पावर होता है ना लेंस का, इसका यूनिट भी होता है भैया। यूनिट यानी मात्रक। पूछेंगे कि क्या चीज़ में नापते हैं पावर को, तो लेंस जो है उसका पावर उसको नापते हैं क्या चीज़ में, डायोप्टर में। क्या चीज़ में, डायोप्टर, यानी कि सिंबल में इसको कैपिटल डी से भी डिनोट कर देते हैं। तो लेंस का जो पावर है उसका क्या कहते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा, डायोप्टर। अगर कोई पूछा कि जो लेंस का जो पावर है ना, तो लेंस के पावर का डायमेंशन निकाल करके बताइए। पावर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/फोकल लेंथ ना, डायमेंशन निकालने के लिए पावर बराबर 1/फोकल लेंथ। तो ऐसे इसको सिंपली 1/फोकल लेंथ यानी कि लंबाई है ना, तो L, तो ये हो जाएगा L नीचे से ऊपर जाएगा, लेंथ के लिए L का पावर क्या, -1। तो पावर के लिए हम लोग डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं L का पावर -1, या कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं m0 L का पावर -1 t0, ऐसे भी लोग लिख सकता है। यानी कि टाइम नहीं है, मास भी नहीं है, लेकिन लेंथ का पावर में -1 है, तो ऐसे भी लोग डिफाइन कर सकते हैं पावर को ना। अच्छा चलिए अब एक बात ध्यान रखते हैं कि पावर ऑफ मिरर, ठीक है, मिरर के लिए अगर आप पावर देखिएगा तो 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर ये हो जाता है पावर ऑफ मिरर, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे वो माइनस लगाना पड़ेगा। पावर ऑफ मिरर ना, जैसे कि लेंस का पावर होता है उसी तरह से मिरर का भी कुछ ना कुछ पावर होता है, ठीक है, क्योंकि मिरर भी लाइट को मोड़ता है, ठीक। तो साइज बड़ा छोटा दिखाता है। तो अगर मिरर का पावर पूछे तो आपको क्या लिखना है, -1/फोकल लेंथ ऑफ दी मिरर। ध्यान रहे अभी इसी में आप देखो तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का जो पावर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो कॉनकेव मिरर का चूंकि फोकल लेंथ की बात करें तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ मेरा होता है निगेटिव। तो जब निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस साइन आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पावर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उसका अगर फोकल लेंथ उसका पावर के बारे में पूछे तो क्या होगा, पॉजिटिव के निगेटिव। तो फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो तो मेरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो जब यहाँ पे प्लस साइन तो माइनस और प्लस मिला के माइनस, तो पावर मेरा निगेटिव आ जाएगा। ऐसे करके आप सोच सकते हो, ठीक है। मिरर में, लेंस में कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव और मिरर में कॉन्वेक्स का पावर निगेटिव, जैसा कि फोकल लेंथ में उल्टा होता है उसी तरीके से। ठंडा दिमाग से ध्यान रखना है, तो आपको मेन फोकस यहाँ रखना है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस का पावर निगेटिव, बस, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव होता है इसीलिए, ठीक है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर भी निगेटिव, लेंस के कंडीशन में, है ना। पावर में यहाँ पे मिरर में उल्टा कहानी है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर निगेटिव आ जाएगा, अगर फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है इसीलिए। तो इसको अलग रखना है दिमाग में, मेन फोकस लेंस वाले पोर्शन पे करना है, ठीक है। अच्छा चलिए अब मान लिया जाए आपको एक सवाल दे दिया कि भैया
क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है सिंपल सा कि अगर फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो पावर इसका कितना होगा, तो पावर बराबर होता है 1 बाय फोकल लेंथ। अच्छा याद रहे चूँकि ये 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किए तो क्या बोलते हैं 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, नहीं, तो पावर बराबर 1 बाय फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 20/100। और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, क्योंकि कन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है। फिर ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो पावर बराबर 100/20, 20×5 यानी कि 5, तो +5 डायोप्टर आंसर आया। ठीक है, आप इसका चाहो तो पहले तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो अब आपको हम बात समझाते हैं। आपको वेबसाइट पे जाकर के नोट्स मेरा जो है ये वाला ले लेना है। ठीक है, ये नोट्स आपको लेना ही लेना है और यहीं से आप देखो लिखा हुआ है सब कुछ अच्छे तरीके से, यहीं से आपको लिखना भी है बढ़िया ढंग से। ठीक है, इसमें आपको वीडियो का लंबाई भी कम हो जाएगा और सारा चीज़ अच्छा से एक्सप्लेन हो भी जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये बात सब समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन के बारे में, लेंस के मैग्नीफिकेशन के बारे में। इसको मिटाते हैं और लेंस के मैग्नीफिकेशन को देखते हैं। हाँ, अब देखिए तो मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि मैग्नीफिकेशन जो लेंस प्रोड्यूस करता है वो कितना करता है ना। तो देखा जाए ये एक लेंस है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ, तो यहाँ से अगर जो लाइट जाएगा तो क्या होगा, जाने के बाद ये पहला सरफेस एक बार लाइट को मोड़ेगा। हम लोग लेंस मेकर फार्मूला में बात किए थे थोड़ा बहुत, ये पहला सरफेस जैसे ही लाइट को मोड़ेगा तो ऐसे करके लाइट आ रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ पे मुड़ा, इधर म्यू एम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये बीच में म्यू एल इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फिर उसके बाद अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो लाइट मेरा सीधे चले जाता और यहाँ पे जाके कोई इमेज बनाता आई डैश। लेकिन फिर ये दूसरा सरफेस एक बार लाइट को और मोड़ेगा, आपको याद होगा नहीं, और मोड़ेगा तो यहाँ पे फाइनल इमेज आई बन जाएगा। क्या, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से यहाँ तक वी डैश और यहाँ से यहाँ तक वी, ऐसा लिख सकते हैं ना, या फिर इसको चाहो तो आप V1 भी लिख सकते हो पहले वाले सरफेस के लिए, इमेज डिस्टेंस है ना। थोड़ा बहुत ये सब याद होगा, हम लोग कर चुके हैं। क्या, पहला वाला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो तो U हुआ ना, क्या बोलते हैं, U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सरफेस 1, ये सरफेस नंबर 1 और ये हो गया सरफेस नंबर 2। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सरफेस 1 के लिए, और जो V डैश है मेरा वो हो गया इमेज डिस्टेंस फॉर सरफेस क्या 1। पहले वाले सरफेस के लिए, पहला वाला सरफेस जो है के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और पहला वाला सरफेस के पास एक बार लाइट जो मुड़ा, अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो लाइट यहाँ आ जाता ना। आप लेंस मेकर फार्मूला किए होगे प्रूफ उसका, तभी यह समझ में आएगा। तो ये यहाँ आके बन जाता, तो इमेज डिस्टेंस पहला वाला सरफेस जो है वो तो इमेज यहाँ बनाना चाह रहा है ना, तो इमेज डिस्टेंस पहले वाले सरफेस के लिए V डैश हुआ। और अब इसी V डैश का एक और नाम होगा, ये दूसरा सरफेस क्या कर रहा है, यहाँ बनने वाले इमेज को यहाँ बना दे रहा है, यानी कि ये हो गया एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा दूसरे सरफेस के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा दूसरे सरफेस के लिए। ये मेरा पहले सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस है, साथ ही साथ दूसरे सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, क्योंकि दूसरा सरफेस यही वाले इमेज को ना यहाँ बना रहा है, इसी को ना यहाँ बना दे रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज किसके लिए, दूसरे सरफेस के लिए। तो ये सब कर चुके हैं आप ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो भी कैसा, वर्चुअल वाला ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सरफेस नंबर क्या 2, और V मेरा हो जाएगा इमेज डिस्टेंस फॉर सरफेस नंबर 2। फाइनल इमेज तो यहाँ बनाना है ना V, इसको ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करेगा ये। तो चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अब आप एक चीज़ देखो तो एट सरफेस कौन सा, पहला वाला सरफेस पे, तो देखो तो पहला वाला सरफेस पे हम अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें
तो मैग्नीफिकेशन यानी पहला वाला सरफेस पे जो मैग्नीफिकेशन हो रहा है वो बराबर होता है मैग्नीफिकेशन बराबर क्या फार्मूला आता है, हम लोग बताए थे कि अगर कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस पे मैग्नीफिकेशन का एक हम फार्मूला बताएं। क्या बताए भैया, μ1v/μ2 इंटू यू, ये बताए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो तो लाइट इस मीडियम से इसमें जा रही है, तो ये हो गया μ1 और ये हो गया क्या μ2। तो μ1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, μm बटे μ2 के जगह पे क्या लिखेंगे, μl, जो कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नहीं, इंटू भी। तो पहला सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस तो ये है ना, पहला सरफेस के लिए यानी कि v डैश बटे u। तो पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो असल में u ही है, तो u ही छोड़ दिए। तो यानी कि m1 बराबर आया μm इंटू वी डैश बाय μl इंटू क्या u, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा नाउ देखो तो एट सरफेस नंबर कौन सा 2, दूसरे सरफेस पे बात करते हैं, दूसरे सरफेस पे बात करते हैं। दूसरा सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये फाइनल इमेज का काम करेगा। दूसरे सरफेस पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो μ1v बाय क्या μ2 इंटू यू ही लगाना है, यानी ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब आप देखो तो मैग्नीफिकेशन यहाँ जब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो लाइट अब इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया μ1 और ये हो गया क्या μ2। तो यहाँ पे μ1 लेना है, μ1 यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μl बटे में μ2 यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गुना में देखो तो v यानी कि दूसरा सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस तो क्या है ये, बटे दूसरा वाला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मेरा क्या है v डैश है कि नहीं। इसको हम बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमको नेट मैग्नीफिकेशन देखना है, तो आगे चल के आप फार्मूला पढ़ोगे। नेट मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है, आपको क्या करना है, इसका मैग्नीफिकेशन और इसका मैग्नीफिकेशन, दोनों सरफेस का मैग्नीफिकेशन है, तो मैग्नीफिकेशन आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाइड होता है। आगे चल के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में भी आप जानोगे कि अगर एक लेंस का मैग्नीफिकेशन है 2 और दूसरे लेंस का मैग्नीफिकेशन है 5 और दोनों लेंस सटा के रख दिए, ठीक है, तो नेट मैग्नीफिकेशन कितना होगा कोई ऑब्जेक्ट का। अगर एक लेंस यहाँ है एक लेंस यहाँ है, ठीक है, इसका 2 है मैग्नीफिकेशन, इसका 5 है मैग्नीफिकेशन, सटा के रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा तो उसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 2 पंचे 10। नेट मैग्नीफिकेशन अगर निकालना हो तो मैग्नीफिकेशन सबको आपस में गुना करना पड़ता है। जैसे रेसिस्टेंस में आप देखोगे सीरीज में डायरेक्ट जोड़ना पड़ता है, यही सब तरीके से फार्मूला है, आगे भी हम लोग देखेंगे। तो पहला सरफेस का मैग्नीफिकेशन और दूसरा सरफेस का मैग्नीफिकेशन, तो फाइनल जो मैग्नीफिकेशन सॉरी चलो, तो नेट मैग्नीफिकेशन जो होगा वो हमको अगर निकालना है, तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा सर्दी लगा हुआ है, हल्का हल्का फीवर भी है, कोई नहीं सॉरी। तो नेट मैग्नीफिकेशन अगर चाहिए तो पहला सरफेस का मैग्नीफिकेशन और दूसरा सरफेस का मैग्नीफिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट मैग्नीफिकेशन आएगा, है ना। तो ये एक तरीका होता है, आप ध्यान में रखना। नेट में इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, एक का मैग्नीफिकेशन दूसरा मैग्नीफिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो, तो पहला का मैग्नीफिकेशन हो गया μm इंटू वी डैश बाई μl इंटू यू, और दूसरा मैग्नीफिकेशन है कौन सा भाई, μl बाय μm इंटू v बाय क्या वी डैश। आप देखो तो μm कैंसिल, μl और μl कैंसिल, वी डैश और वी डैश कैंसिल, तो मैग्नीफिकेशन आया v बाय क्या u। आप जानते हो लेंस में मैग्नीफिकेशन होता है, उसका फार्मूला v बाय u। मिरर में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला -v बाय u, जबकि लेंस में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला v बाय u, ठीक है। अगर मान लो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, आप पीडीएफ नोट्स से आराम से अच्छे से देख के लिख लेना। अच्छे तरीके का नोट्स बनाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, खुद अपने से बनाया ताकि किसी तरह का कोई गलती ना हो, कुछ ना हो, ठीक है। तो नोट्स से भी आप लिख सकते हो। तो ये आपको ध्यान है। अब मैग्नीफिकेशन का कुछ और फार्मूला का हम रूप भी आपको दिखाते हैं, 1-2 फार्मूला का रूप भी दिखाते हैं। चूँकि आप लेंस का फार्मूला आप पढ़े हो, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, वो कर लो ना। तो अब आप देखो कि कुछ एक ट्रिक भी हो सकता है। यहाँ से अगर हम लोग एक काम करें 1/v और इसको उधर भेज दे तो 1/f प्लस 1/क्या u,
अगर हम चाहते तो -1/u को इधर रखते और क्या कर सकते थे, या इसको टोटल को उधर रख के 1/f को इधर लेके आ सकते थे, या फिर इसको इधर रख के 1/v को भी उधर भेज सकते थे। तो चलो हम इसको बदले। आपको याद होगा मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला मिरर में हम निकाले थे, m बराबर f/f - u ना, तो उसी के जैसा कुछ काम कर रहे हैं। 1/v इक्वल टू वो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये इधर u प्लस f डिवाइडेड बाय fu। तो v बराबर, दोनों को पलटेंगे तो v बराबर क्या, fu डिवाइडेड बाय u प्लस f। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v/u होता है, तो v के जगह पे आप लिख सकते हो fu डिवाइडेड बाय u प्लस f, u के जगह पे u कर दो। तो मैग्नीफिकेशन बराबर fu डिवाइडेड बाय u प्लस f इंटू क्या, u ऐसे, और u कट गया तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आया f/u प्लस f, या फिर मैग्नीफिकेशन बराबर f/f प्लस u, ऐसे हम याद रखे हुए हैं। तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला आप f/f प्लस u भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम ऐसा काम करते यहाँ पे कि ऐसा भी तो कर सकते थे भैया कि 1/v - 1/u बराबर 1/f है ना। अगर हम चाहते तो 1/v - 1/f बराबर 1/u ला सकते थे, फिर हम इससे कुछ निकालते ना। तो यहाँ से आप चाहते तो vf इधर में f - v इज इक्वल टू 1/u। तो यहाँ से u बराबर क्या हो जाता है, देयरफॉर u बराबर उधर पलटेंगे तो इसको पलटेंगे और इसको पलटेंगे, तो u बराबर vf डिवाइडेड बाय f - v है ना। तो इसको भी तो हम ला करके रख सकते थे इस इक्वेशन में यहाँ पे, तो फिर मेरा फार्मूला कुछ अलग तरीके का आता। आप अगर देखो तो मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला आपको हाथ लगता, चूँकि m बराबर होता है, क्या होता है भाई, v/u। तो v को आप क्या करते, v को v छोड़ देते, लेकिन u के जगह पे आप ये फार्मूला ला सकते थे vf डिवाइडेड बाय f - v। तो v और v कट गया, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आया f - v बाय क्या, f। तो ये भी एक आध फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखना। तो इसी तरीके से फार्मूला आप बना सकते थे मैग्नीफिकेशन का f/f प्लस u, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला f - v बाय f, ये भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। एक फार्मूला ये हुआ आपके सामने, एक फार्मूला ये हुआ आपके सामने, ये दोनों भी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए का मन हो तो ले लो, और नोट से आप ज़रूर लिख लेना, ठीक है। www.physicsbymanwar.com जो वेबसाइट है उसमें 11th 12th ये सब नोट्स वगैरह भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको क्या है कि स्टडी मटेरियल वगैरह पर भी देखोगे तो अलग अलग स्टेट बोर्ड के लिए भी मटेरियल सब दिया हुआ है। चलो इसको मिटा रहे हैं हम लोग और थोड़ा सा आगे बात करते हैं। न्यूटन फार्मूला जो था लेंस का दिया हुआ, उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग न्यूटन के द्वारा जो फार्मूला दिया गया है लेंस के लिए उसको देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है एक चीज़ कि अगर ये एक लेंस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज बन रहा है, ये फोकल लेंथ है, तो बोला जाता है कि क्या न्यूटन के अनुसार आप एक फार्मूला लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट से लेके प्राइमरी फोकस जो है वहाँ तक का दूरी को अगर x1 मान लिया जाए, और इस फोकस से लेके सेकेंडरी फोकस जो है वहाँ से लेके, यानी कि जो मेन फोकस है वहाँ से लेके इमेज तक की दूरी को अगर हम x2 से डिनोट कर दें, और ये मेरा क्या है फोकल लेंथ है, तो न्यूटन लॉ कहता है क्या कि x1 इंटू ये जो x2 है वो बराबर होगा इस फोकल लेंथ के स्क्वायर के, जैसा कि आप मिरर में भी थोड़ा सा पढ़े थे। ये बस एक्स्ट्रा सा चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कहीं भी काम दे सकता है ना। अच्छा, बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें कि इस चीज़ का ज़रूरत है, पढ़ा था प्रूफ करने के लिए, आउट ऑफ सिलेबस जैसा कुछ दिया था। चलो आगे बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज पे चर्चा करते हैं। अगर आपको पता है कि अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो ये चीज़ तो उधर खिसकता है नहीं, इन्फिनिटी पे रखता है तो फोकस पे, इन्फिनिटी और सी के बीच में तो थोड़ा सा उधर, और ऐसे ऐसे हम इसको इधर लाएंगे तो ये भी इमेज भी उधर ही खिसकता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट उधर मूव करेगा तो ये इमेज भी उधर ही। ऐसा तब तक होता है जब तक कि हम ये ऑब्जेक्ट मेरा फोकस तक ना पहुंच जाए। अगर एक बार फोकस तक पहुंच जाएगा तो इमेज मेरा इस साइड बनने लगेगा, नहीं, फिर तब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसका रफ्तार इधर पीछे आएगा,
है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो जब तक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके फोकस तक पहुंचता है तब तक ये भी उधर ही बढ़ता है। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज भी उधर ही जाता है, दोनों का डायरेक्शन सेम। लेकिन फोकस से लेके पोल तक के बीच में जब ये आगे बढ़ेगा तो इमेज मेरा यहाँ बना हुआ है ना, तो वो इधर खिसकेगा, डायरेक्शन फिर पलट जाएगा। लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला यहाँ पे होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गुना जो मैग्नीफिकेशन है उसका स्क्वायर कर दो आप। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होता है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इनटू जो मैग्नीफिकेशन है उसका स्क्वायर कर दो आप, तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो एक बात और करते हैं हम लोग, ये आप ध्यान रखना। हाँ, फिर उसके बाद अगर बात करें किस में, ये ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम। ठीक, अच्छा अगर कॉनकेव लेंस रहेगा, ये तो कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे बनता है ना, और इसको जैसे जैसे हम पास लेके जाएंगे तो इमेज भी मेरा, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो इमेज भी मेरा थोड़ा इधर खिसकता है, हम चर्चा किए थे। तो ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है तो इमेज भी उधर ही जाता है ना, दोनों का सेम डायरेक्शन रहता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गुना मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर करना है। सिंपल सा छोटा छोटा चीज़ ध्यान रखना है। चलो आगे समझते हैं। एक छोटा सा बात है जो कि हमको पहले ही बता देना चाहिए था, थोड़ा देर पहले ही। अगर क्या कहते मान लिया जाए कोई लेंस है जो कि हवा में रखा हुआ है, एयर में, ठीक है, तो उसका पूछा जाए कि पावर कितना है, तो भाई 1/4 फोकल लेंथ। अगर मान लिया जाए लेंस को उठा करके किसी ऐसे मीडियम में डाल दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तब पूछेगा पावर क्या है, तो पावर बराबर होगा म्यू बटे क्या, फोकल लेंथ, यानी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्या, फोकल लेंथ। जैसे अगर ग्लास में डाल देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फोकल लेंथ। जैसे अभी एक सवाल बनाए थे ना, 20 सेंटीमीटर था, तो नॉर्मल था वो। अगर उसको हम ग्लास में उसी को हम अगर पानी में डाल देते तब फिर क्या हो जाता, तो आपको बस क्या कहते हैं यहाँ पे पानी का यानी कि 4/3 यूज़ करते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 20/100 मीटर में 20 सेंटीमीटर में था तो 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो पावर बराबर हो जाता कितना, ये हो जाता, ये 0 कट गया, 10 ऊपर चला जाता, तो 4/3 × 2 × क्या 10, तो ये 2 से ये 5 बार में कट गया, तो 5 चौके 20, तो पावर बराबर 20/3 यानी कि 6.66 इतना डायप्टर आता है कि नहीं, पावर बढ़ गया। चलो ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर किसी मीडियम में डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, तब पावर उस लेंस का क्या हो जाएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्या, फोकल लेंथ। एयर में है रखा हुआ तो एयर का तो क्या करेंगे आप, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ पर 1 ही था, तो चलिए ऐसे भी डिफाइन हो गया। चलिए ठीक है, ध्यान में रखना आप। तो चलो सब चीज़ को मिटा रहे हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको बनाना है। एनसीईआरटी का आप चाहो तो एग्जाम्पल नंबर 9.8 भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसको करना नहीं बनेगा तो यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्पल नंबर 9.8 क्लास 12 फिजिक्स पाया मैंने। ठीक, आगे चलिए सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको बनाना है आपको। वीडियो पॉज करके पहले तो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है, फिर हम बनाते हैं, फिर देखिए आंसर मिलता है या नहीं, मैच करता है या नहीं। ठीक है, तो पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार, अच्छा रहेगा। 5 मिनट खपाना भी चाहिए, दिमाग का जितना एक्सरसाइज होगा ना उतना ज़्यादा यूज़फुल होता जाता है दिमाग, उतना ज़्यादा शार्प होगा आपका दिमाग। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज डी, यानी कि ठीक है कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छा उसी में ना, तो कॉन्वेक्स लेंस है भैया, तो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें रियल इमेज बन रहा है, तो जाहिर सी बात है उल्टा ही होगा। ये ऑब्जेक्ट है और इसका इधर कहीं पे क्या इमेज बन रहा होगा, कोई नहीं, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, डी है। ऑब्जेक्ट और इमेज तक का जो दूरी क्या है वो क्या है, डी है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इसका अपना कुछ न कुछ फोकल लेंथ भी होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या फोकल लेंथ भी होगा। ठीक है, अच्छा चलिए फोकल लेंथ है। अब हमको क्या बोल रहा है, तो इस पर और इसका मैग्नीफिकेशन हो रहा है, मैग्नीफिकेशन है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इससे m गुना ये बड़ा बन रहा है। तो ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मान दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन कितना भैया m है,
और यहाँ के बीच का दूरी ये d है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका u होता और यहाँ से यहाँ तक जो आपका v होता ना, तो v और u दोनों को जोड़ देने के बाद d आ रहा है, यानी कि v प्लस u बराबर क्या आ रहा है, d आ रहा है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मान m दिया हुआ है। फोकल लेंथ आपका कितना है भैया, तो फोकल लेंथ आपका f है। तो चलिए अब हम लोग इसको आराम से बनाते हैं। हाँ, तो देखा जाए मैग्नीफिकेशन बराबर क्या आपको v/u है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन बराबर क्या v बाई यू होता है, जानते हो आप। तो यहाँ से आप v बराबर क्या लिख सकते हो, m इंटू यू। v बराबर क्या लिख सकते हो, m इंटू यू, है ना। अच्छा चलो, चूँकि आपके पास एक चीज़ देखो तो v बराबर v प्लस u इजिकल टू क्या है, d है ना। v और u दोनों को जोड़ के d आ रहा है, v और u दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, d आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आप v की जगह पे देखो तो mu लिख सकते हो, तो mu प्लस यू इजिकल टू क्या है, d। सवाल में आपको सिंपल सा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस दिया हुआ है इन दोनों के बीच का, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का d दिया हुआ है। लीनियर मैग्नीफिकेशन का मान क्या है, m है ना, मैग्नीफिकेशन का मान m है। तो हमको पता करना है क्या, फोकल लेंथ। किस टर्म में भैया, m और d के टर्म में। मैग्नीफिकेशन और इन दोनों के बीच का जो दूरी है d, उसी टर्म में हमको फोकल लेंथ पता करना है। तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जैसा है तो इसमें आप देखो तो एक चीज़, u को कॉमन ले लोगे अगर तो m प्लस 1 बराबर क्या है, d है ना। तो यहाँ से u बराबर क्या लिख सकते हो, d डिवाइडेड बाय m प्लस 1। ठीक है, इतना है। अच्छा चलिए अब क्या आते हैं इसमें और दिमाग लगाते हैं हम लोग। ये है, हम लोग को चूँकि एक बात पता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है मिरर में, ये सॉरी लेंस में ऐसा होता है ना। अच्छा एक चीज़ देखो आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो तो ये इधर है तो ये तो निगेटिव होगा, इधर वाला सब पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और v भी क्या मेरा पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये मेरा कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो यानी कि u का मान कैसा होना चाहिए, निगेटिव, तो निगेटिव ले लेंगे यहाँ पे। तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/u बराबर क्या, 1/f फोकल लेंथ। अच्छा अब आप देखो तो यहाँ से हम लोग और अगर दिमाग लगाएं तो 1/v देखो तो v का मान देखो तो क्या है अपने पास, mu है। तो v का मान हम चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m इंटू यू, mu। अच्छा प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या, 1/ फोकल लेंथ। यहाँ पे देखो तो आप 1/u को कॉमन ले ले अगर, तो 1/m प्लस क्या 1 इज इक्वल टू क्या बजाएगा, 1/f होगा कि नहीं। 1/u को कॉमन निकाल लिए। अब एक चीज़ देखो 1/u, u की जगह पे हम चाहे तो ये पुट कर सकते हैं, नहीं u की जगह पे d/m प्लस 1 को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो इनटू आप देखो तो ये इन दोनों की और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा m बराबर 1/, फोकल लेंथ। आप देखो तो ये m प्लस 1 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो m प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, d इंटू ये भी तो 1 प्लस m बोलो या m प्लस 1 बोलो, एक ही बात है कि नहीं। 1 प्लस m डिवाइडेड बाय क्या, m नहीं बराबर इसको क्या है 1/, फोकल लेंथ। अब एक चीज़ देखो आप, सिंपली इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये मेरा क्या है 1 प्लस m बाय d, m प्लस 1 या 1 प्लस m एक ही बात है, इंटू देखो तो 1 प्लस m डिवाइडेड बाय क्या, m बराबर क्या है 1/, फोकल लेंथ, है ना। तो ये देखो तो 1 प्लस m और 1 प्लस m गुना होगा, तो 1 प्लस m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय md बराबर 1/, क्या फोकल लेंथ, है ना। अब दोनों तरफ उलट दे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, md डिवाइडेड बाय 1 प्लस m का होल स्क्वायर बराबर फोकल लेंथ। यानी आप लिख सकते हो फोकल लेंथ बराबर क्या, md बाय 1 प्लस m का होल स्क्वायर। ये आपको क्या हो गया प्रूफ, देखिए m और d के टर्म में आ गया ना फोकल लेंथ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद से कोशिश करो इसको बनाने का। ठीक है, सेटिस्फाइंग। तो चलो बस क्लास को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में, और बहुत अच्छा चीज़ सीखेंगे। जब दो लेंस एक दूसरे के टच में रहे तब जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है वो निकालेंगे। साथ साथ जब भी दो लेंस कुछ दूरी पे रहता है तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है वो सब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ d डिस्टेंस पे सेपरेशन है,
तो उसको हम डिराइव करके दिखाएंगे, जो कि आपको कोई नहीं करके दिखाता है। ठीक है, कोई भी कहीं का भी आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा डी डिस्टेंस पे, और कहीं से देखोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। दो लेंस रहेगा, सटा हुआ रहेगा, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना वो तो आसान है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। लेकिन दो लेंस अगर एक यहाँ और एक यहाँ डी डिस्टेंस पे, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला सब दे देता है, लोग सब बता देता है, लेकिन डेरिवेशन उसका करके कोई नहीं दिखाता। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, लेकिन हम करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और आप चैलेंजिंग करके किसी से भी पूछ सकते हो, अच्छा टीचर भी उसमें फंस जाएगा। ठीक है, तो खैर इस नियत से कभी भी किसी टीचर से या किसी से सवाल नहीं पूछना चाहिए। सवाल पूछना चाहिए तो सीखने के नियत से पूछना चाहिए। चलो बाय बाय, ध्यान रखना अपना, और 9.8 जो एग्जाम्पल बोले उसको भी बना लेना। होमवर्क है ही, वेबसाइट www.physicsbymono.com, उसको ध्यान में रखना, और वहाँ से PDF नोट ले लेना है। और बताओ आपको अगर नोट्स अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा तारीफ कर देना, दिल खुश हो जाएगा मेरा।